ध्यानशाला की यह छठी बैठक है। आज तीसरे दिन की सांझ है। हम लोग चाय के बागान के किनारे खेतों में बैठ करके सम्मोहित सफलता के ढंग को तोड़ करके असफलता की कला सीख रहे हैं। हम साथ साथ चल रहे हैं। पिछली बैठकों में हम लोगों ने सफलता के तिलिस्म को समझा कि कैसे सफलता का तिलिस्म हमारे जीवन को अपहरित किए हुए है। हमने पिछली बैठकों में और उन बैठकों के बाद अन्वेषणों में, संवाद में, अपने साथ रहते हुए, बातचीत करते हुए, सैर करते हुए, भोजन करते हुए यह सीखा कि बिना लक्ष्य के जीना क्या है, क्योंकि सफलता का तिलिस्म सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसके बाद वह अपने प्रयासों में जीवन को धीरे धीरे खींच ले जाता है। हमने सवाल उठाया कि बिना लक्ष्य के जीना क्या है। ठीक वहीं पर जहाँ लक्ष्य का जीना चल रहा है, सफलता का जीना चल रहा है, ठीक उसी स्थल पर हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि बिना लक्ष्य के जीना क्या है। और यह प्रश्न अपने लक्ष्य से मुक्त रहा। अर्थात यह प्रश्न उत्तर की आकांक्षा के तिलिस्म से मुक्त रहा। तो जैसा होना चाहिए वैसा उत्तर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं था। हाँ, यह प्रश्न हमारे भीतर स्थापित लक्ष्य और लक्ष्य के लिए चल रही सफलता की संरचना को भेद गया, उस पर चोट कर गया, उसको गलाना शुरू कर दिया। फिर हमने साथ साथ चलते हुए यह सवाल उठाया कि निजी उपलब्धि से मुक्त जीवन क्या है। हमारे जीवन में पूरी जीवन धारा निजी उपलब्धि के लिए चलती है, चल रही है कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए, हम संबंधों में इस तरह से सफल हो जाएं, हमारे यह संबंध बने रहें, इस तरह से बने रहें। वह सारी उपलब्धियां निजी उपलब्धियां हैं। और यह जो अस्तित्व है वह उपलब्धि की ओर जाने वाली तिलिस्मी गति से मुक्त है। यह जो पंछी गीत गा रहे हैं, इनके गीत का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि के लिए नहीं यह गा रहे हैं कि इन्हें कोई पुरस्कार मिलने वाला है। जैसा कि हम लोगों के जीवन में गीत गायन को लेकर के मांग चलती रहती है। हमने जब यह प्रश्न उठाया कि निजी उपलब्धि से मुक्त जीना क्या है, यह नहीं कि मैं कैसे निजी उपलब्धि से मुक्त जीवन जीऊं, वह तो एक नई उपलब्धि की ओर प्रकारांतर से गति होगी। उसमें तो मन छल कर जाएगा।
उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए हमने सवाल उठाया कि निजी उपलब्धि से मुक्त जीवन क्या है। हम एक ही तो ढंग जानते हैं उपलब्धि के नाम पर, एक ही जीना जानते हैं जिसमें उपलब्धि होती है। बिना उपलब्धि के भी जीवन हो सकता है, यह हमारी सोच समझ से भी बाहर है। हम अब तक जीवन जो जीते रहे हैं उसमें कुछ हासिल करने के लिए जीते रहे हैं। बिना कुछ हासिल किए तो हम, ऐसा लगता है कि आलस्य में पड़ जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, बेहोश जैसे जीने लगते हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी जीवन ऊर्जा बुझने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं। हमने यह प्रश्न उठाया कि बिना लक्ष्य के, बिना उपलब्धि के, मांग के जीना क्या है। न कि उपलब्धि और लक्ष्य की दूसरी सीमा की ओर हम सरक रहे हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो जीवन का एक ही आधार रहा है उपलब्धि और लक्ष्य। तो अगर कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि की मांग नहीं, तो जीवन बुझने लगा, जो कि दूसरा छोर है। उस भांति नहीं, हमने लक्ष्य से और उपलब्धि से मुक्त जीवन क्या है, यह प्रश्न उठाया। अर्थात लक्ष्य और उपलब्धि की खूंटी के सहारे चल रहा जीवन और लक्ष्य और उपलब्धि की खूंटी के बिना बहराता जीवन, इस पूरी जीवन संरचना को हमने संशय के दायरे में ला करके साथ साथ पता लगाना शुरू किया कि क्या कोई जीवन कला, जीवन ढंग ऐसा भी है जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है पर जीवन भरपूर है। लक्ष्य कोई नहीं है तो निज जैसी कोई चीज नहीं। जहां पर लक्ष्य होता है वहीं निज जैसी कोई सत्ता सिर उठाती है। जब लक्ष्य नहीं तो निज जैसी कोई चीज सिर नहीं उठा रही है। फिर से हम आकर के असफलता की कला का एक दांव और सीखे कि किस तरह से असफल हुआ जाए जीवन में। उसका एक दांव और कि लक्ष्य से मुक्त जीवन, और उसके बाद दूसरा दांव कि निजी उपलब्धि से मुक्त जीवन की कला, असफलता की एक और कला। फिर आज की भोर हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि आधार मुक्त जीवन क्या है। हमारे सारे जीवन की जो संरचना है, सारे जीवन का जो प्रवाह है, उसका आधार हमारा चित्त है। और चित्त के आधार के कारण चित्त के पार जो जीवन है वह हमारी आंखों से ही नहीं, जीवन से भी ओझल हो गया, जीवन से भी छट करके गिर गया। चित्त ही हमारे जीवन का एकमात्र नियंता है, निर्धारण करता हो गया है। हमने साथ साथ चलते हुए समझा कि चित्त क्या है, जिस पर हम लोग विस्तार से इस बैठक में अन्वेषण करने जा रहे हैं। और फिर हमने उसके लिए संवाद किया, अपने अंदर उसका पता लगाया, छानबीन की और पाया कि ऐसा ही है हमारा जीवन। चित्त की आधार भूमि से, चित्त के आकाश से, चित्त के केंद्र से ही चल रहा है। और यह चित्त शब्द उन सारी चीज़ों को समेटे हुए जिन्हें हम मस्तिष्क कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, वह पर्दा, वह आकाश, वह जमीन जिस पर हमारे सारे विचार डोलते हैं, वे सारे विचार, उनका हलन चलन, उनकी गति, हमारे सारे संस्कार, हमारी सारी स्मृतियाँ, वे शब्द की स्मृतियाँ हों,
ध्वनि की स्मृतियाँ हों, स्वाद की स्मृतियाँ हों, वे अच्छे बुरे अनुभवों की स्मृतियाँ हों, वे भावों अभावों की स्मृतियाँ हों, स्मृतियों की पूरी संरचना, इस पूरी संरचना को हम चित्त कह रहे हैं। तो हमने प्रश्न उठाया कि यही मात्र जीवन है, इसी के द्वारा निर्दिष्ट जीवन हम जो समझते आ रहे हैं, दुखी सुखी दिग्भ्रमित भ्रमित होते हुए चले आ रहे हैं, या फिर कुछ और भी जीवन है। हमारे हाथ में यह लगा, हम और किसी जीवन को अब तक नहीं जानते हैं। ऐसा हुआ हो न हुआ हो, लेकिन ऐसा पौराणिक गाथाओं में आता है कि बुद्ध के निकट शिष्य आनंद, वे समझ को जो जिसके लिए वे 40 वर्ष तक उनके साथ छाया की तरह लगे रहे, उस समझ को उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि आधार की तरह उनको वे उपलब्ध थे। जब भी उन्हें कुछ पूछना होता था उनसे पूछ लेते थे। इसलिए वे शक्तियाँ, वे ऊर्जाएं जगने के लिए अवसर ही नहीं पाई, उनको जागने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे कि समझ की यथार्थ संरचना घटित होती है, समझ घटित होती है, बोध घटित होता है। कहते हैं कि जैसे ही उनकी देह गिरी, उनका शरीर छूटा, आनंद कुछ ही समय में समझ को उपलब्ध हो गए, क्योंकि आधार गिर गया। आधार का होना हमारे जीवन में भौतिक तल पर तो सहयोगी है, लेकिन मानसिक धरातल पर, तिलिस्मी धरातल पर वह बहुत घातक है। सहारे का होना, आधार का होना, आश्रय का होना, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर आश्रय होते हैं, आधार होता है, हमको लगता है कि हम जितना आधार लेंगे या जितना आधार देंगे, उतना ही हमारा संबंध फलेगा फूलेगा, उतना ही हम दूसरे का, अपने निज का, अपने निजी संबंधों में हित कर रहे हैं। पर यह सहारा देना, आधार देना, यह जड़ों में गर्म पानी देने जैसा सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जीवन हमारी बुद्धि के आधार पर नहीं चलता है। जीवन चुनौतियों की मांग पर अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है। जीवन में यदि चुनौतियां नहीं होती हैं तो बड़ी ऊर्जाओं को अंकुरित होने का, गहरी शक्तियों को प्रस्फुटित होने का अवसर नहीं मिलता है। वे सुप्त रह जाती हैं, वे दबी रह जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है, यह जीवन का नियम है। और जीवन भर हम लोग इस मन के, चित्त के आधार पर चलते आए हैं। जो हमारे सबसे गहरे सहारे हैं, सबसे गहरा सहारा है वह चित्त है। हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है, हम दुखी होते हैं, समाधान कहाँ ढूंढते हैं? चित्त में, सोच विचार में, अनुभवों में, इसके द्वारा स्थापित संस्थाओं में, इसके द्वारा बनी गई संरचना में। तो सबसे बड़ा जो सहारा हमने लिया हुआ है, अपने चित्त का लिया हुआ है, जो कि कुछ देर तक तो सहयोगी है। चित्त सहयोगी है कंप्यूटर चलाने में, चित्त सहयोगी है खेती बाड़ी करने में, चित्त सहयोगी है मानचित्र पढ़ने में, लेकिन चित्त जीवन में सहयोगी ही नहीं, घातक भी है। यह एक सच है। पर हम उसी एकमात्र आधार से जीते चलते आ रहे हैं, तो वही होता है, वही हुआ है। हमारी जो संभावनाएं हैं वे दबी कुचली ही समाप्त हो जाती हैं। हम वैसा ही, जैसा चित्त दे सकता है वैसा वह जीवन दे पाता है। दुख सुख का, आश्रय निराश्रय का,
छांव धूप का वैसा दे सकता है, वैसा हम जीवन जीते हैं। ऐसा कोई जीवन हमारे सामने आता ही नहीं है जो प्रचुर हो, जो अगाध हो, जो दुख से मुक्त हो, जो बासी न हो, जो सतत सृजनशील हो, जो सतत बढ़ता हुआ हो, जो सतत नूतन हो। ऐसा जीवन कभी हमारे सामने उघड़ करके आता ही नहीं है। यह हमारी वास्तविकता है, यह हमारे जीवन का अभी सच है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो हमारे जीवन में लागू नहीं हो रही है। तो हम फिर इस बैठक में, अभी जो बैठक हुई थी उसके बाद इस बैठक में भी सीख लेते हैं या मांझ लेते हैं जो अभी हमने चित्त के आधार को समझने के लिए सीखा है। चित्त कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम प्रयोग भी करें तो बात स्पष्ट होती चली जाएगी। यदि मैं आपसे कहूं कि आप जो भी शब्द जानते हैं, हम लोग बिल्कुल वहां से शुरू कर रहे हैं जहां पर कोई भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से, जहां सिर्फ अभी बोलचाल की भाषा विकसित हुई है। मस्तिष्क सिर्फ उतना सक्रिय हुआ है जितना बोलचाल की भाषा को सुन सके, समझ सके, बस उतना। और बोलने पे दूसरा पकड़ ले, यह बात कही जा रही है, भाषा का यह प्रयोग हो रहा है। तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ज्ञान ने कई तलों पर हमें भीषण क्षति पहुंचाई है। तो हम बिल्कुल नए सिरे से वे उन कोशिकाओं को हम सक्रिय कर रहे हैं जो अभी चोटिल नहीं है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कि चोटिल हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो हम नए सिरे से उन कोशिकाओं को, उस हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं जो कि अभी तक चोटिल नहीं है। वहीं से शुरू करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप जो भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हिंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं आप, हिंदी भाषा का कोई भी एक शब्द कहिए। आप कहते हैं न। न शब्द का जब उच्चारण हुआ तो सिर्फ वह उच्चारण हुआ और कुछ नहीं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है, सिर्फ उस शब्द का उच्चारण हुआ और मेरे कानों में आया। मेरे अंदर भी कोई लिपि काम नहीं कर रही है। मेरे कानों में आया न, यह न अक्षर जो है, शब्द नहीं अक्षर, यह न अक्षर जो है, इसकी जिस तरीके से इसे बोला जाता है, जो आवाज है, यह मेरे मस्तिष्क में संकलित है, संचित है। यह आवाज कि इस तरह से जब आवाज आए तो वह आवाज न की होती है, वह डाटा मेरे मस्तिष्क में, स्मृति में संचित है। तो आपने न शब्द कहा तो मुझे सिर्फ इतना पता चला, आवाज आई, मेरे ईयर ड्रम पे आवाज टकराई, ईयर ड्रम से मेरे मस्तिष्क तक बिजली का प्रवाह गया, विद्युत का प्रवाह गया। वहां जाकर के जहां पे न कि यह आवाज संकलित है, संचित है, उसको जाकर के उसने चोट की, उसने खंगाला और अपने सदृश आवाज के पास जाकर के खड़ी हो गई। उसको उसने छू दिया और छू करके वहां उस आवाज का अर्थ रखा हुआ है कि यह आवाज न है, यह आवाज म नहीं है, क त नहीं है। तो आपने न कहा, मुझे बात समझ में आ गई कि आप न कह रहे हैं। तो आपने जब कहा तो सिर्फ दो बातें हुई, एक आवाज और दूसरा वह अक्षर जिसकी कोई लिपि नहीं है, बस उसकी पहचान न, आवाज की पहचान न, वह आवाज और उसकी पहचान मेरे अंदर भी गई, वह आवाज और उसकी पहचान जो कि न की पहचान है, न स्मृति है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई शब्द इस्तेमाल करिए। आप कहते हैं, आप कहती हैं चाय। यहीं से हम फिर प्रयोग शुरू करते हैं, यहीं से सीखना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं कि आप कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करिए
जिसके साथ और कोई दूसरे शब्द ना हो, अकेला शब्द। तो आपने कहा चाय। मेरे कानों से टकराई वह आवाज जो आपने दी है, और वहां से टकरा करके मस्तिष्क में गई वह आवाज, और उस आवाज के साथ झट से डिकोड हो गया वह आवाज। मेरे अंदर चाय की आवाज, चाय शब्द की आवाज, जिस तरह से चाय शब्द बोला गया है वो आवाज पहले से संकलित है। वहां से वह झट से कही कि यह चाय कहा गया, यह चाय की आवाज। मुझे बोलना होगा तो मैं बोल भी दूंगा, वही आवाज निकाल दूंगा। पर मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं कि बिना अर्थ के शब्द को सुनना क्या है। अब हम यह जो स्वचालित प्रक्रिया चल रही है मस्तिष्क की, इसके स्वचालन से अलग कर रहे हैं, इसको अपने हाथ में ले रहे हैं, मस्तिष्क की स्वचालित प्रक्रिया को। तो अब सवाल उठाते हैं कि शब्द का वह सुनना क्या है जो बिना अर्थ के है। अर्थ तो है वहां, पर क्या शब्द बिना अपने से अर्थ प्रकट, वे अपने अर्थ को प्रकट करें, उसके बिना क्या हम शब्द को सुन सकते हैं? तो हमें सिर्फ चाय की आवाज आई, हमें लिपि भी नहीं पता है, हम लिपि को भी एक तरफ सरका चुके हैं। चाय की आवाज आई, भीतर गया, डिकोड हुआ, यह आवाज चाय की आवाज है, अर्थ नहीं आया। अब फिर हम प्रयोग करते हैं कि अर्थ के साथ इस शब्द को सुनना क्या है। पहले अक्षर को सुना गया, अक्षर को कहा गया, अब शब्द को कहा गया, बिना अर्थ के सुनने की कला सीखी। अब अर्थ के साथ शब्द को सुनना क्या है? तो आपने कहा बगीचा। मेरे अंदर आवाज गई, आवाज डिकोड हुई, और बगीचे की ध्वनि, बगीचे शब्द की ध्वनि संचित है, उससे झट से उत्तर आ गया कि बगीचा जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं, वह छवि आ गई। अब वहीं पे हम यह सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी शब्द को बिना उस शब्दों के वंश के सुनना क्या है, क्योंकि शब्द यांत्रिक रूप से अपने आत्मजों को जन्म देते हैं। जैसे बगीचा, तो झट से यांत्रिक रूप से हमारे अंदर के आम का बगीचा, हम आम के बगीचे में सोते थे, विचार लेके गया, शब्द को लेके उड़ गया। वह नहीं, शब्द को उसके अर्थ के साथ बिना उसके अनधिकृत यांत्रिक वंश के साथ सुनना क्या है, कि केवल शब्द सुनाई दिया, उसका अर्थ, बात खत्म। हमने जैसे ही यह सवाल उठाया तो जो उसका वंश बढ़ता चला जाता था, विचार हमको अपहरित करके लेके चले जाते थे, वह प्रक्रिया रुक गई, शब्द सुना गया, अर्थ आया, बात खत्म। फिर आप मुझसे कहते हैं कि किसी भी वाक्य को बिना उसके अर्थ के सुनना क्या है। तो आप कहते हैं कि बगीचे में तोता है। झट से मेरा मन, मेरी बुद्धि आवाज सुनी, डिकोड हुई, यह आवाज, पूरा वाक्य डिकोड हुआ भीतर, और झट से उसका अर्थ आ गया, वो छवि आ गई, बगीचे में तोता है, वो अर्थ आ गया, बगीचा आ गया, उसके ऊपर हरे रंग का तोता बैठा हुआ आ गया। नहीं, हम सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी वाक्य को बिना उसके अर्थ के सुनना क्या है। अर्थात हमने सिर्फ आवाज सुनी, आवाज समझ में आई कि क्या कहा जा रहा है, उसके अर्थ में हम नहीं गए। बिना अर्थ में गए सुनना क्या है, ये हम सीख रहे हैं साथ साथ, अभी प्रयोग करते चलिए। हमने 2-4 बार किया, शुरू में झट से आया, अगली बार कम आया, फिर दूसरी तीसरी बार सिर्फ आवाज सुनाई दी, डिकोड हुआ, अर्थ शब्द आया, उसका कोई भी उस वाक्य का अर्थ नहीं प्रकट हुआ, अर्थ चुप है। फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं।
कि किसी भी वाक्य को उसके अर्थ के साथ सुनना क्या है। तो जब आपने कहा कि बगीचे में तोता है, तो आवाज सुनी गई, डिकोड हुई, अर्थ उसका प्रकट हुआ, और अर्थ भी छवि के रूप में आ गया, इमेज के रूप में भीतर आ गया। बगीचा, उसमें तोता पेड़ पर बैठा हुआ है। हुआ। फिर वहीं पे हम सवाल उठा रहे हैं कि इस वाक्य का वह सुनना क्या है जो लेकर के विचार आगे बढ़ जाते हैं। कि विचार, अभी हम यांत्रिक रूप से कैसे सुनते हैं कि बगीचे में तोता बैठा है, हमने यह सुना, तो तोता नहीं, कोयल बैठनी चाहिए, कोयल अच्छा गाती है, चाय के बागान में कोयल कम है, आम के बाग में कोयल ज़्यादा होती है, यह तो तोतों का मौसम नहीं है। ये सब विचार लेके चले जाते हैं, फिर कहाँ कहाँ घुमाते चले जाते हैं। वह नहीं, बिना प्रतिक्रिया के किसी भी वाक्य को उसके अर्थ के साथ सुनना क्या है। इस प्रश्न ने सारी गति विचार की वहीं काट के रख दी। सुना गया, पूरी आवाज सुनी गई, आवाज भीतर गई, उसने डिकोड किया, क्योंकि उस तरह की आवाज भीतर पहले रखी हुई है, उससे अर्थ प्रकट हुआ, बात वहीं खत्म। फिर आप मुझसे कहते हैं, कोई नरेशन करते हैं कि बाग में पंछी हैं, चाय का बागान है, उसमें पगडंडी बनी हुई है, उसमें लोग आते जाते हैं, चाय के बागान में अभी भी कटाई हुई है। मैं अपने अंदर यह जो भी कुछ सुन रहा हूं, इन शब्दों को सुनते हुए अपने भीतर सवाल उठा रहा हूं कि ये पूरी बात का बिना अर्थ के सुनना क्या है। सिर्फ आवाज का सुनना, समझ में आ रही है, आवाज आ रही है, बिना अर्थ के सुनना क्या है। तो आप जो कह रहे हैं वैसी कोई भी कहानी मेरे अंदर नहीं चल रही है, सिर्फ आवाज सुनी जा रही है, क्योंकि सवाल ये कह रहा है। सारी चीज अब हम लोग जो स्वचालित थी, यांत्रिक थी, उसको यांत्रिकता से मुक्त कर रहे हैं। अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, यांत्रिकता से मुक्त कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अब हम अपने हाथ में ले रहे हैं, कौन हाथ में लेगा, यांत्रिकता से मुक्त कर रहे हैं। फिर हम यह सवाल उठाते हैं कि जो भी यह नरेशन चल रहा है, जो भी यह कहा जा रहा है, इस कथन को इसके अर्थ के साथ, इसके आशय के साथ सुनना क्या है। तो आप जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, उसको सुना जा रहा है, आवाज सुनी जा रही है, होश में। जब हम ये सवाल उठा रहे हैं, अपने आप वहां पर होश आता जा रहा है, अपने आप होश विद्यमान है, होश अपने आप ऑर्गेनिक रूप से जन्म ले रहा है। पहले यांत्रिकता थी, अब वहां पर ऑर्गेनिक रूप से होश विद्यमान है, जागरण विद्यमान है। जागरण के हाथ में यह चीज है, न कि मेरे। फिर बात आ रही है, मैंने यह कहा कि जो भी ये कह रहे हैं उसको इसके अर्थ के साथ सुनना क्या है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाय के बागान में जो रास्ते हैं उन रास्तों को थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए, या यहाँ पर कोई बाड़ नहीं लगनी चाहिए जिससे कि हमें आने जाने में सुविधा हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो और भी आपके कहने के साथ साथ मेरे अंदर प्रतिक्रिया चल रही है। हम फिर सवाल उठाते हैं, बिना प्रतिक्रिया के जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे सुनना क्या है। सारी प्रतिक्रिया रुक गई, सिर्फ आप जो कह रहे हैं उसे सुना जा रहा है। आपकी आवाज सुनी जा रही है, वह आवाज मस्तिष्क में जा करके पहचानी जा रही है, क्योंकि मस्तिष्क में उस तरह की आवाज पहले से रखी हुई है। फिर वह मस्तिष्क में उस तरह की आवाज के साथ अर्थ प्रकट हो रहा है, जो मस्तिष्क के मन के पटल पर जा करके वह पूरी बात दिखा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। उसमें न कुछ जोड़ा जा रहा है, न कुछ घटाया जा रहा है। हम सुनने की कला, कहने की कला सीख रहे हैं साथ साथ में। फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, अब आप मुझसे सवाल पूछते हैं
कि आपकी के कुर्ते का रंग क्या है। कुर्ता मेरी आंख के सामने है, मैं झट से उत्तर दे देता हूं पीला। देखा, उसका उत्तर दे दिया पीला। फिर आप मुझसे थोड़ा सा कठिन सवाल, थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछते हैं जो अभी सामने नहीं है, कि आपने आज दोपहर के भोजन में कौन सी सब्जी खाई। मैं जरा सा जोर डालता हूं, निकाल के बता देता हूं कि आज दोपहर के भोजन में मैंने यह सब्जी खाई थी। आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि आज के 5 साल पहले आज के दिन आप क्या कर रहे थे, कहां पर थे। मुझे जरा सोचना पड़ेगा। पहले आपने जो पहले सवाल पूछा कि आपने दोपहर में क्या सब्जी खाई थी, वह आवाज आई, मेरे मस्तिष्क में डिकोड हुई। डिकोड होने के साथ वह आवाज, उस तरह की आवाज मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क में डिकोड हुई। मस्तिष्क ने उस प्रश्न का अर्थ, आशय बताया कि क्या पूछना चाह रहे हैं, और वह प्रश्न मस्तिष्क के जो संकलित भंडार है, जो उसका ग्रंथालय है, पुस्तकालय है, जो उसका संचय का क्षेत्र है, उसमें चला गया। जाकर के उसने झट से कि फला सब्जी खाई थी, और वहां से ढूंढ करके निकाला वह मस्तिष्क, वह प्रश्न, वह लहर, जाकर के उसने मस्तिष्क में खोजना शुरू किया, और अपने अनुकूल मिला करके जो उत्तर मिला वह झट से प्रोजेक्ट कर दिया मन पर। मन में उत्तर आया, झट से उसको फिर भाषा मिली और मुंह से उत्तर आ गया। तेजी से यह पूरी घटना घटी, बहुत तेजी से। अब आप मुझसे ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर मस्तिष्क के पास नहीं है। पहला क्या सवाल था, जो प्रत्यक्ष है। दूसरा क्या सवाल था, जो परोक्ष है। अब तीसरा कोई आप ऐसा सवाल पूछते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है और न ही स्मृति में है, न तो सामने है न तो स्मृति में है। सामने मेरे यह कुर्ता है, मैं इसका रंग झट से बता दिया। स्मृति में दोपहर को खाई गई कद्दू की सब्जी है, उसको बता दिया। अब आप मुझसे कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं कि वह जीना, वह जीवन धारा, वह जीवन कला क्या है जो चित्त की भूमि से, यह जो स्मृति का क्षेत्र है, इससे जो कॉग्निशन का क्षेत्र है, जो रिकॉग्निशन का क्षेत्र है। कॉग्निशन, आंखें कॉग्निशन करती हैं, जानती हैं। रिकॉग्निशन, मस्तिष्क पहचानता है। आंखों के सामने जो भी कुछ घट रहा है, इसका कॉग्निशन हो रहा है, इसकी जान हो रही है। रिकॉग्निशन हो रहा है, जो मस्तिष्क पहचान रहा है कि यह पेड़ है, वो रिकॉग्निशन है। तो एक प्रश्न था कॉग्निशन का, जान का था। एक प्रश्न था रिकॉग्निशन का, पहचान का प्रश्न था, जो स्मृति से आया। अब एक प्रश्न आप ऐसा पूछ रहे हैं जो कि न तो कॉग्निशन का है न तो रिकॉग्निशन का है, पर प्रश्न है, आप खारिज नहीं कर सकते। प्रश्न है कि वह जीना क्या है जो चित्त की भूमि से मुक्त है, जो यह मस्तिष्क की पूरी संरचना है, स्मृति की, विचार की, विचार पटल की, इसकी पूरी संरचना से मुक्त है। स्मृति किसी घटना की ही होती है। जीवन की ही कोई कला होगी जिसकी स्मृति बन रही है। वह कोई जीवन ही होगा जिसके होने पे कॉग्निशन हो रहा है। तो वह क्या है? आंखों के सामने जो यह रंग है, यह चित्र है,
यह जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, यह और जो मस्तिष्क में चल रहा है, यह किस जीवन से यह सब कुछ चल रहा है? वह जीवन क्या है जो इस पूरी चित्त की भूमि से मुक्त है? जीवन है पर मुक्त है, जहां सारी ज्ञानेंद्रियां चुप हैं, मस्तिष्क चुप है, मस्तिष्क की पूरी संरचना मौन है, क्योंकि उसने अपनी सीमा देख ली। सिर्फ ज्ञानेंद्रियों पे जो घट रहा है वह जीवन नहीं है, सिर्फ जो चित्त भूमि में घट रहा है वह जीवन नहीं है, बल्कि जिस जीवन के होने से ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों में घट रही हैं, जिस जीवन के होने पर मस्तिष्क की पूरी संरचना काम कर रही है, वह जीवन क्या है? क्या हो रहा है हमारे भीतर? क्या हमारी स्मृति कुछ खोजबीन करने की कोशिश करेगी? क्योंकि वो पहले ही देख रही है कि मैं जो भी खोजबीन करती हूं वह चित्त भूमि से होता है। मन जो है चित्त भूमि पर ही लाके सवाल पटकता है, स्मृति से ही लेकर के आता है, जो अनुभव लिए हैं उसने, जो शब्द लिए हैं उसी से लेकर के आता है। क्या हो रहा है इस प्रश्न का? इस प्रश्न ने प्रत्यक्ष परोक्ष, आंखों के सामने और मन में, इसके पार एक प्रश्न उठाया जिसे हम कहते हैं अपरोक्ष। जो न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष है। अब यह प्रश्न उठा है। इस प्रश्न ने, देखिए साथ साथ चलते हुए हम लोग देख रहे हैं, इस प्रश्न ने क्या जो हमारी अवधारणा थी, जो हमारी धारणा थी कि सिर्फ यही जीवन है, उसको पोंछ नहीं दिया। इस प्रश्न ने चित्त की सारी भूमि को स्थगित करके पोंछ दिया। अब तक हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी कि चित्त की जमीन से जीवन का संचालित होना, घटना, पर वह तो अब तो इनएक्टिव है, उसने हाथ खड़े कर दिए, पर जीवन तो अभी विद्यमान है। मैं मृत्यु नहीं हो गया, जीवन विद्यमान है और चित्त स्थगित है, स्तंभित है। बड़े कुशल तरीके से, बड़े ही अनूठे ढंग से ऐसे जीवन का उद्घाटन होने लगा जो चित्त की भूमि से मुक्त है। अर्थात चित्त की भूमि के द्वारा जो सफलता का एक दुष्चक्र चल रहा था, जिसे चित्त की भूमि में जीवन का पर्याय माना जाता रहा, यह मिल जाए वह मिल जाए, यह हो जाऊं वह हो जाऊं, वह पूरी संरचना चुप है, स्थगित है। वह पूरा ढंग असफल हो गया। उस पूरे ढंग की असफलता की कला हम सीख रहे हैं। वो पूरा ढंग असफल है, इनएक्टिव है, फिर भी जीवन विद्यमान है। और धोखों में जो जीवन चलता है, धोखों में उसकी थोड़ी सी एक झलक आप जब सपने में या देखते हैं कि घर गिर गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, और अचानक आंख खुलती है, पाते हैं कि घर अपनी जगह पर है, बैंक बैलेंस बना हुआ है, कोई मरा जिया नहीं है घर में।
आपके दुख का क्या हुआ? आपके शोक का क्या हुआ? आप हंसते हैं अपने ऊपर। ओह, चूक हो रही थी। अभी तक हमने इस सफलता विफलता के जीवन को जीवन समझा था। सफलता विफलता के जीवन में आड़े आने वाले लोग वैरी हो जाते थे, उनसे क्रोध हो जाता था। जो सहयोगी थे उनसे आसक्ति हो जाती थी, और की मांग थी, और का लोभ था। यह जो चित्त भूमि से चल रहा, जो आधार वाला जीवन था, चित्त के आधार पे रच रहा जो जीवन था, उसमें यह सब कुछ था। लेकिन ऐसे जीवन की कला का उद्घाटन हुआ जो निराधार है, जो अशरण है, जिसकी कोई शरण नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। कौन इस जीवन की सड़ी गली व्यवस्था में सुखी और दुखी होने के तिलिस्म में अब जाएगा? और ऐसा कुछ होता है तो उसको जो भी आसानी से, जो भी सरलता से, उसमें वाइज ढंग से हो सकता है वो हो जाएगा। कोई आग्रह नहीं है कि कोई रहे कोई जाए, कुछ मिले कुछ ना मिले, क्योंकि यह मिलना, सफल होना, असफल होना या न मिलना, यह एक तिलिस्मी जीवन के ढंग थे। जो सच्चा जीवन है न वो पाया जा सकता है न खोया जा सकता है, क्योंकि पाने और खोने की सारी संरचना चित्त भूमि पर हो रही थी। जो यथार्थ जीवन है वह बस जीवन है, उसमें न पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है, क्योंकि पाने और खोने वाला ही नहीं है उसमें। हमारा वह जो प्रश्न था, उपलब्धि, लक्ष्य, पहले हमारे प्रश्न में वह था उपलब्धि और लक्ष्य, जिसको सफलता के दुष्चक्र के एंटीडोट के रूप में जो हमने असफलता की कला सीखनी शुरू की थी, उसमें पहले लक्ष्य टूटा, निजी उपलब्धि का वह उद्देश्य टूटा, और इधर जमीन टूटी। जहां जाना था वह गंतव्य टूटा, वह गंतव्य गिरा, और जहां से चलना था वह प्रस्थान गिरा। वह आकाश जिसमें लक्ष्य बनता था वह आकाश गिरा, वह जमीन जिससे लक्ष्य बनता था, जिसमें लक्ष्य बनता था वह आकाश गया, जिससे लक्ष्य बनता था वह आधार, वह जमीन गई। यह दोनों क्यों गए? क्योंकि ये झूठे थे। सफलता अगर जीवन का अंग होती, यथार्थ जीवन का अंग होती, तो इसे उखाड़ने का, इसे गलाने का कोई उपाय नहीं था। पर हमारे अगर सवाल मात्र उठाने से यह अगर गल जा रही है, इसका मतलब यह अवास्तविक और है। जो वास्तविक जीवन है वो बड़े चुपचाप, बिना किसी प्रयास के, बिना खबर किए, चुपचाप उपस्थित, मौन रूप से, बिना हो हल्ला के उपस्थित है वहां। ऐसे जैसे कि काई छट जाए तो सरोवर स्पष्ट है, स्थित। सरोवर कभी नहीं कहता कि मैं हूं, काई ऊपर छा करके कहती है कि मैं हूं, मेरा ही वजूद है। और जब तक काई है सरोवर का पता नहीं चलता। वो लाल और हरी काई पूरे सरोवर को घेर लेती है। जब तक वह है तब तक लगता है कि यहां तो भूमि है, सरोवर है ही नहीं, पर सरोवर सैकड़ों फीट गहराई लिए वहां पर उपस्थित है। काई छटी, सरोवर है। बल्कि काई सरोवर की ही वजह से है, काई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। काई बिना सरोवर के जी ही नहीं सकती है, उग ही नहीं सकती है। बिना सरोवर के कहीं काई आपने पाई है?
तो हमारा यह जो प्रश्न अब पहुंचा है, हमारी जो अन्वेषण चल रहा है उसमें यह प्रश्न पहुंचा है, जो कि कपोल कल्पित नहीं है, जो कि हमारे अन्वेषण से, तीक्ष्ण अन्वेषण से, गहरे परिश्रम से आया है कि वह जीना क्या है जो आधार से मुक्त है। और आधार बस वही मन, एक आधार। वही आधार हजार आधार निर्मित करता है, वही मन संस्थाएं निर्मित करता है, राष्ट्र निर्मित करता है, परिवार निर्मित करता है, वही मन धन निर्मित करता है। पर आधार का जो रीढ़ है, आधार की जो जमीन है, वो यही है, चित्त, मन। तो वह जीना क्या है जो आधार मात्र से मुक्त है, जो शरण मात्र से मुक्त है, जिसकी कोई शरण नहीं तो कोई सीमा नहीं, कोई आधार नहीं तो कोई सीमा नहीं, कोई टक्कर नहीं। टक्कर वहां होती है जहां पर सीमाएं होती हैं। तो हम लोग इस प्रश्न के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। इस सांझ की बैठक में यहाँ वृक्ष से पत्ते हल्की हल्की हवा से झड़ रहे हैं, सांझ का मौसम है, सूरज ढलने को है और शीतल हवा हम लोगों को सहलाती हुई गुजर रही है। इस प्रसादपूर्ण परिस्थिति में हम लोग ऐसे जीवन के अन्वेषण में प्रवेश कर रहे हैं जो आधार से मुक्त है। थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न के साथ बैठते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न के निज अन्वेषण में हम प्रवेश करें। निज अन्वेषण का अर्थ है कहने में, सुनने में, दैनंदिन क्रियाकलापों में भी यह प्रश्न मांझते चले।